हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसमें अंत तक ज़रूर से ही बने रहिएगा। तो गाइस, इस एपिसोड की भी शुरुआत होती है और हमें फाइनली जाके सोल होल की वो ब्रांच दिखाई जाती है जिस पे ये सारे के सारे लोग अपनी नज़रें गड़ाए हुए खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी लोग अब जैसे ही उस जगह पर थे, तभी यहाँ पर अपना शाओयान कह रहा होता है फेंग जूजे से कि आप ऐसा करें, इस ब्रांच होल के अंदर जो मौजूद हैं जितने भी प्रोटेक्टर्स, आप पहले उनके बारे में पता लगा लो, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, जिससे कि थोड़ी भी जल्दबाजी जहां हुई और वहां पर याओ चेन के बचाने के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाते। जैसे ही फेंग जूजे यहाँ पर खड़े होकर स्कैन करते हैं अपनी कॉन्शियस पावर के थ्रू, तब यहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि अंदर तो ढेर सारे प्रोटेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जायान कह रहा होता है कि कोई बात नहीं है, अब हमें अंदर चलना होगा। तो वो सारे के सारे यहाँ पर अपने जायान की बात मान के अंदर की तरफ को भी चल देते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक प्लान और बना रखा था कि ये लोग यहाँ पर उन डीमन आंट्स को पहले भेजते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर मौजूद प्रोटेक्टर्स के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर देंगे। और उसके बाद हमें डायरेक्टली उस ब्रांच होल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद थे जो कि आउटर एरिया को गार्ड कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे करके उन सारे ही लोगों को पहले तो कुछ हलचल महसूस भी हो रही होती है, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो आगे की तरफ को चलते हुए जा ही रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक प्रोटेक्टर के ऊपर न जाने किसी तरीके का एक हमला हो जाता है, जो हमला इतना ज़्यादा अजीब सा था कि वो वहाँ पर तुरंत ही बेहोश हो चुका था और उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो रहा होता है। उसके साथ ही काफ़ी अवेयर हो जाते हैं और चारों ही तरफ देखने लगे थे कि आखिर किसने सडनली यहाँ पर हमला कर दिया है, और ये हमला इतना ज़्यादा फास्ट है कि वो लोग देख भी नहीं पा रहे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो डीमन एंट्स थी वो दूसरे साथियों के भी ऊपर एक के बाद एक हमला करने लग जाती है, जिससे कि पहले यहाँ पर एक बंदा ही यहाँ इंजर्ड हुआ था, जबकि अब धीरे धीरे करके दो तीन साथी और मारे जा चुके होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ये एक प्रोटेक्टर इस बात को महसूस करता है कि यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है अपने बाकी सारे सीनियर्स को बताने के लिए कि यहाँ का मसला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका, ताकि यहाँ पर कोई भी अनयूजुअल घटना ना हो, इसलिए वो भागता हुआ जा ही रहा था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे निकल के जा रहा होता है, तभी दूसरे प्रोटेक्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, और सडनली उसे रियलाइजेशन होती है कि कोई तो आगे बढ़ रहा है। इस बात से वो अवेयर हो जाता है और जैसे ही यहाँ पर देखता है, तो फिर यहाँ वो प्रोटेक्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ स्ट्रगल करते हुए फ्लाई करके आ रहा था। लेकिन ये स्ट्रगल था किस चीज़ का, उसके बारे में इन लोगों को पता चल पाता उससे पहले ही उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द को एक्सपीरियंस करते हुए ऑन द स्पॉट ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जबकि उसकी बॉडी से यहाँ कुछ डीमन आंट्स निकल के चली गई थी। ये सिचुएशन देखने के बाद यहाँ ये सारे ही प्रोटेक्टर्स समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि उन लोगों को इस बात का भी अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं चल रही। तो वो सभी आपस में डिसाइड करते हैं कि सडनली यहाँ पर ये डीमन आंट्स कैसे अंदर आ गई हैं। सभी लोगों को केयरफुल होने के लिए कह दिया जाता है, और यहाँ पर सभी लोग खड़े होकर देख ही रहे थे आसपास। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एक प्रोटेक्टर के ऊपर सडनली कोई तो हमला करता है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमला उसके ऊपर हुआ था एक सोर्ड के स्लैश के थ्रू, और ऑन द स्पॉट ही उसकी भी डेथ हो जाती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि साथ वाले लोग भी यही चीज़ देखकर एकदम ही सदमे में आ चुके थे कि सडनली ये क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सी पावर वहाँ पर आती है, और एक और बंदा ऑन द स्पॉट ही वहाँ ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर ये आउटर साइड वाले जितने भी प्रोटेक्टर्स थे इस ख़तरनाक चीज़ को भापते हैं, तो वो फ्लाई करते हुए वहाँ से बस निकल के भागने की कोशिश ही कर रहे थे। लेकिन ये सब कुछ एकदम ही व्यर्थ होने वाला था। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक एक करके उन सभी के ऊपर काफ़ी तेज़ी से हमला होता है, जिसके बाद एक के बाद एक बंदा राख में तब्दील हो चुका था। जबकि ये देखकर यहाँ पर इन सारे ही लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि सिचुएशन एकदम ही ख़राब सी चल रही है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपने एल्डर प्रोटेक्टर्स थे वो तुरंत ही वहाँ अपीयर हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये आखिर क्या हो रहा है इस जगह पर। तभी वहाँ एक क्रैक अपीयर होता है, जिसके अंदर से अपने शाओयान और उसके दिग्गजों की वो टीम वहाँ पर आ जाती है, जो कि यहाँ इनके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी एकदम ही टशन में। ये देखकर यहाँ मोगू भी मौजूद था, और उसको एकदम ही सदमा सा लग जाता है शाओयान को देख के, और कह रहा होता है कि शाओयान, तो तुम अभी तक मरे नहीं। शाओयान कह रहा होता है कि नहीं, जब तक तुम्हारी हड्डी पसली
न तोड़ दूं और अपना हिसाब न बराबर कर लूं तब तक तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। इवन ये सुनने के बाद तो यहाँ पर प्रोटेक्टर कह रहा होता है कि मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ तुम्हें इतने बुरे तरीके से पीटा था। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये शाओयान ही है। शाओयान, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? और इस टकलू को देखकर तो शाओयान के सारे पुराने दर्द और उसके सारे जख्म वो वापस से एक्सपीरियंस करने लग जाता है। और शाओयान को इतना गुस्सा आता है इस एल्डर को देख के, और वो याद करता है कि यहाँ पर इस एल्डर ने तो उसकी सोल पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से शाओयान को और भी ज़्यादा लेट हो गया। जिसके बाद शाओयान भड़कते हुए कह रहा होता है कि तुम जैसे बास्टर्ड को आखिर में कैसे भूल सकता हूँ? तुम्ही ने तो मेरी सोल पावर को 2 बार डिस्ट्रॉय किया है एल्डर। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर वो कह रहा होता है कि बिल्कुल, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे सामने इतने ज़्यादा एरोगेंट्स वर्ड्स बोल रहे हो कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर सोल होल के अंदर आ गए, फिर भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नाम की चीज़ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा करेजियस हो तुम। आखिर तुम मुझे बता दो कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? वैसे तो ये बात तो वो साफ साफ जानता था कि शाओयान का यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तो वो कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ से चोरी करने के लिए आए हो तो फिर यह बात याद रखना कि तुम यहाँ से अब एक कदम बाहर निकाल कर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जगह कोई नॉर्मल जगह बिल्कुल भी नहीं है। तभी फेंग जूजे कह रहे होते हैं कि भाई साहब, लग रहा है कि तुम यहाँ पर हमारी शिंगन पवेलियन को सीरियसली लेना छोड़ चुके हो। तो अब लग रहा है कि अब समय आ चुका है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूं। तभी वो कह रहा होता है कि बस बस, अपनी बातें अपने पास ही रखो। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म माहौल हो चुका होता है। फेंग जूजे को अभी भी चैन नहीं आ रही थी, तो वो कह रहे होते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हारे साथ खेल खेलने के लिए काफ़ी अच्छा है। और तभी वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हैं और एक टोर्नेडो को वो क्रिएट कर लेती हैं। और तभी यहाँ पर उसको क्रिएट करते हुए जैसे इन सभी का ध्यान भटकता है तो शाओयान से कह रहे थे कि शाओयान, मैं इसे रोकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो शाओयान तुरंत ही वहां से भागता हुआ निकल के जा रहा होता है, जबकि उसकी तरफ एक चेन भी आ रही थी। लेकिन यहाँ पर उसकी प्यारी लिटिल फेरी डॉक्टर उसको आकर प्रोटेक्ट करती है अपनी पावर्स का यूज करते हुए। और इस टोर्नेडो की पावर जैसे ही अनलीश होते हुए चारों ही डायरेक्शन में जा रही थी, तभी यहाँ पर कुछ और एल्डर्स भी टपक पड़ते हैं। तो फिर अब इन सभी के बीच में आपस में फाइट होने लग जाती है, जहाँ पर अभी शाओयान तो यहाँ से निकल के जा चुका था मेन एरिया की तरफ अपने मास्टर को ढूंढने के लिए, जबकि कुछ और प्रोटेक्टर्स उसके पीछे जा रहे होते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो शाओयान यह अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करते हुए जा रहा था, लेकिन एक बार फिर वहां पर एल्डर आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज़ करते हुए एक बार फिर शाओयान के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी एल्डर यहाँ पर हमला कर देता है। शाओयान भी अपनी फ्लेम्स को रिलीज करता है और दोनों के बीच एक काफ़ी खतरनाक सा यहाँ पर कोलैप्स भी हो जाता है। और तभी शाओयान इसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकल के जा ही रहा था, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने तो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दाउजन मौजूद है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि शाओयान को इससे डील करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है। तभी वो टकलू कह रहा होता है कि ये जगह तुम्हारा बरियल प्लेस होने वाली है, तो इस जगह को बहुत ही अच्छे से याद कर लो तुम। और फिर अपनी पावर रिलीज़ करते हुए शाओयान की तरफ ही आगे जा रहा था। तभी दोनों के बीच एक बार फिर से यहाँ पर टक्कर हो जाती है। तो शाओयान कह रहा होता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, लेकिन असल बात तो ये है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं। और तभी यहाँ पर डीमन पपेट को शाओयान निकाल लेता है, और डीमन पपेट तो था ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि उसकी बैक लगाकर ही वो यहाँ पर एल्डर को रोक लेता है और पलट के तुरंत ही उसके मुँह के ऊपर एक किक भी जड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पर डीमन पपेट का दुश्मन अब वो बन चुका था। तो यहाँ पर दोनों के बीच ही फाइट चल रही होती है, जबकि शाओयान सोच रहा होता है कि क्यों ना इसी मौके का फायदा उठा के जल्द से जल्द इस जगह से निकल लिया जाए। लेकिन एल्डर भी अब डीमन पपेट को छोड़ के शाओयान के पीछे जा ही रहा था और वो ऑलमोस्ट उसको नेक से पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर डीमन पपेट आ जाता और इस बार वो एक बार फिर उसकी स्टमक के अंदर एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से किक करता है, जिसकी वजह से एल्डर बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है। लेकिन वो फिर भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और शाओयान से कह रहा होता है कि भले ही तुम यहाँ पर कितने ही लोगों को क्यों ना भेज दो, मैं आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करके ही रहूँगा। और सडनली वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं एक साथ इकट्ठे हमला करने के लिए। लेकिन वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी मौजूद थी, जो कि ऑन द स्पॉट अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए आसपास काफ़ी सारी मिस्ट को फैला देती है। और इसी वजह से यहाँ पर जैसे ये पॉइजन फैलता है एयर के अंदर, तो सभी लोग थोड़ा आसपास नहीं देख पा रहे थे, सभी का विजन काफ़ी
धुंधला हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो थोड़े कंफ्यूज थे कि आखिर किस डायरेक्शन में उन्हें जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये पॉइजन मिस्ट क्लियर होता, यहाँ पर शाओयान निकल के जा चुका था, जिसके बाद शाओयान काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह से निकलते हुए जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बस इस जगह के अंदर वाले एरिया की तरफ जा ही रहा था। लेकिन ये बात इस जगह के प्रोटेक्टर्स से बर्दाश्त नहीं होती और वो तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी चेन्स के थ्रू हमला करने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि शाओयान यहाँ पर इस हमले से बच जाता है और ना सिर्फ वो इस हमले से बचता है बल्कि यहाँ पर और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ निकलते हुए बस यहाँ से जा ही रहा था। लेकिन एल्डर तुरंत ही उसके ऊपर और भी ज़्यादा हमले कर देता है। वो तो अच्छी बात ये थी कि शाओयान के पास इस वक्त अपनी लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक मौजूद थी, जिसकी वजह से वो हर एक अटैक से काफ़ी आसानी से बचता हुआ निकल के चला जाता है। जबकि यहाँ पर वो बंदा आके तुरंत ही शाओयान को हिट करने ही वाला था, लेकिन शाओयान उससे बच जाता है। वो सामने से आता है, फिर एक बार फिर वो शाओयान को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार शाओयान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस बार शाओयान उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर से हमला करता है। सबसे पहले उसे उठाकर काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डी पसली तो टूट ही चुकी होंगी। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि शाओयान थोड़ा सीरियस लुक सामने दे रहा था, क्योंकि हमें स्नेक फ्लेम बीस्ट यहाँ दिखाया जाता है जो कि शाओयान के ऊपर रोर कर रहा होता है। लेकिन इसे देखकर शाओयान कह रहा होता है कि अब 4000 धर्मा प्रोटेक्टर्स भी यहाँ पर मेरे ऊपर हमला करके मुझे रोकेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। और उसके बाद शाओयान के आइस के अंदर से निकलती है लाइटनिंग और उसके बाद यहाँ आ जाती है अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम, जो कि सभी फ्लेम्स की यहाँ पर छुट्टी करने के लिए काफ़ी थी। इवन उसे देखने के बाद तो उस स्नेक की भी बैंड बज जाती, वो वहाँ से छिपने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन शाओयान और उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम भाई साहब सामने से जाकर जो हमला करते हैं, दोनों के बीच में जो टकराहट होती है, काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप की एनर्जी इस जगह से निकल रही थी। और उसके बाद यहाँ पर ओबियसली सामने वाली पार्टी का विड्रॉल तो बनता ही था, तो फिर वो हो भी जाता है इवन। यहाँ इन सारे ही प्रोटेक्टर्स की हालत काफ़ी ख़राब थी, सभी काफ़ी मुश्किल से यहाँ ब्रीदिंग कर पा रहे थे। शाओयान कहता है कि अभी बेटा जी रुक जाइए, और तुरंत ही एक बार फिर थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करती हूँ, इन सभी की बैंड बजा देता है। वो यहाँ सफ़र कर ही रहे थे शाओयान के अटैक से, लेकिन वो अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे जाता है। इवन वो लोग अभी बस थोड़ा बहुत ही मूव किए थे, जबकि शाओयान उनके पास आ चुका होता और कह रहा था कि तो तुम मुझे रोकोगे। उसकी डोमिनेंस हर जगह ही हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे जैसे शाओयान आगे जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पर वो प्रोटेक्टर्स राख में मिलते हुए जा रहे होते हैं। लास्ट में एक और बचता है तो शाओयान उसे उसके फेस से पकड़कर धड़ से पटक देता है, जबकि यहाँ पर उससे पूछ रहा था कि बताओ आखिर यहाँ पर सोल को किस जगह पर प्रिजन करके रखा जाता है, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सुनने के बाद कि यहाँ पर उसकी जान जाने वाली है, वो घबरा जाता और कह रहा था कि सोल होल लुकिंग एरिया बहुत ज़्यादा डीपेस्ट में है। ये सुनकर शाओयान समझ जाता है कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन उससे पहले वो इस बंदे का हाल ख़राब करता है, मतलब कि उसको ख़त्म कर डालता है। और अब यहाँ पर शाओयान एक बार फिर अपने मास्टर को बचाने के लिए वहाँ से आगे की तरफ को जाने के लिए खड़ा हो जाता है, जबकि ढेर सारे प्रोटेक्टर्स अभी यहाँ पर बाकी थे शाओयान के हाथों से पिटने के लिए। तभी शाओयान कहता है कि आ जाओ, तुम्हें भी धोना पड़ेगा। अब यहाँ पर शाओयान निकाल लेता है अपनी श्वान रूलर को और लाइटनिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए एक के बाद एक जैसे जैसे वो बंदों को धो रहा होता है, क्या ही कहना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मास्टर तियानहुओ, जो कि यहाँ पर वाइन पी के इसके नशे में ही सबको धो रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी फ्लेम्स का यूज़ कर रहे होते हैं और यहाँ पर अपने फेंग जू से मौत के घाट उतार रहे होते हैं इन सारे ही प्रोटेक्टर्स को। जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी पॉइजन का यूज़ करते हुए यहाँ पर चारों ही तरफ उसको फैला देती है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में आने से इन सभी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर इन सभी का जीना काफ़ी मुश्किल कर दिया था इन सभी ने। ये सब कुछ काफ़ी नहीं था, तभी सोर्ड एल्डर को भी देखते हैं, जो कि अपनी सोर्ड फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। और इस बंदे का एटीट्यूड तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक था। वो यहाँ पर अपनी सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल इस तरीके से करता है कि वो सोर्ड्स पहले जाती हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के उस
पॉइजन एरे के अंदर और उसके अंदर से होते हुए जब वो जाकर बरस रही होती हैं इन सारे प्रोटेक्टर्स पे, तो लिटरली यहाँ पर सोर्ड्स की बरसात हमें देखने के लिए मिलती है। और साथ ही हमें यहाँ पर टीम डिटर्मिनेशन भी देखने के लिए मिलती है मास्टर याओ चैन को बचाने के लिए, जो कि वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी तरफ शाओयान भी एक के बाद एक सारे ही प्रोटेक्टर्स को धो देता है। लिटरली वो यहाँ पर अंबार लगा रहा था लोगों को ख़त्म करके उनकी लाशों के, और अभी भी यहाँ पर ये लोग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर शाओयान भी रुकने का नाम नहीं लेता और डोमिनेंस को शाओयान यहाँ पर शो करता है। उन सभी को ख़त्म करते हुए शाओयान धीरे धीरे करके उस इनर डोर के और भी ज़्यादा पास आता जा रहा था, जबकि शाओयान के प्रकोप से डरते हुए वो प्रोटेक्टर्स वहाँ से भाग कर जा रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके शाओयान भी उस जगह पर पहुँच ही जाता है जहाँ पर वो थोड़ा हांफता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब वो देखता है अपने सामने का नज़ारा, तो ये नज़ारा शाओयान को कुछ वक्त के लिए झंझोड़ कर ही रख देता है, क्योंकि सामने उसके मास्टर थे जिनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी कि वो यहाँ पर ढंग से अपनी नेक उठा के देख भी नहीं पा रहे थे कि आखिर सामने चल क्या रहा है। शाओयान भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वनरेबल फील कर रहा होता है। वो अपना हाथ अपने मास्टर की तरफ बढ़ाता है और वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो कुछ कह तक नहीं पाता, बल्कि उसी वक्त यहाँ पर उसके इमोशन बर्स्ट आउट कर जाते हैं और वो खुद को यहाँ पर शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर खुद को संभालता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाता जा रहा था वैसे ही उसको इतना ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि वो मास्टर के पास बस जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। जब वो अपने मास्टर का इस तरीके से मुरझाया हुआ चेहरा देखता है तो उसे याद आता है वो चेहरा जब मास्टर एकदम ही हेल्दी थे और उन्होंने उससे कहा था कि तुम एक छोटे लिटिल बेबी हो जिससे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्सपोज नहीं हुई हैं। शाओयान फिर भागता है क्योंकि अब वो खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था और अपने मास्टर को इतना ज़्यादा करीब देखकर आखिर वो कैसे यहाँ पर रुक सकता है। बाद में वो अपनी वो मेमोरी भी याद करता है जहाँ पर उसको एक फार्माकोपिया दिया था उसके मास्टर ने, और उस फार्माकोपिया को देखकर वो कह रहा होता है कि आपको नहीं लगता कि ये टू ओल्ड फैशन है, मुझे कुछ नया दीजिए। तभी यहाँ पर उसके मास्टर ने उसके सर पे एक चांटा लगाते हुए कहा था कि बेटा जी तुम्हें यहाँ पर अपनी रिफायरमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इस फार्माकोपिया के ऊपर, समझे तुम, और तुम्हें यहाँ पर एक कल्टिवेटर के तौर पर अपनी रिफाइनमेंट के ऊपर ही फोकस करना होगा। शाओयान को फिर ये सारी बातें याद आती हैं और ये भी कि किस तरीके से यहाँ पर सोल पैलेस के लोगों ने उसके मास्टर को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उनकी ये हालत हो गई। बट फिर भी मास्टर ने हमेशा ही शाओयान का साथ दिया और उसको हमेशा ही ये कहा कि तुम मेरे एक प्राउड डिसाइबल हो जिसके ऊपर मुझे हमेशा ही गर्व होता रहेगा। शाओयान के लिए हर एक मोमेंट याद करने वाला था कि हाँ किस तरीके से उसने यहाँ पर इतना ज़्यादा सफ़र करवाया है अपने मास्टर को, क्योंकि शाओयान की नज़र में कहीं ना कहीं उसी की गलती थी कि उसकी वजह से यहाँ पर मास्टर को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। वो काफ़ी तेज़ी से भाग जाता है और भागते भागते फाइनली जाके अपने मास्टर के पास आकर खड़ा हो ही चुका था, जबकि मास्टर अब यहाँ पर अपने इतने ज़्यादा पास आने के बाद उसकी हलचल को महसूस कर पा रहे थे। और अब यहाँ पर जैसे ही वो अपनी नज़रें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने शाओयान, जिसकी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो यहाँ पर एक छोटा बच्चा ही लग रहा होता है, जबकि मास्टर को यहाँ पर शाओयान की वो लिटिल वाली अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है जब वो एक छोटा बच्चे की तरह ही था। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान की तरफ जब वो देखते हैं और कह रहे थे कि तो इसका मतलब ये तुम हो, तभी वो कह रहा होता है कि यस मास्टर ये मैं ही हूँ। और तभी वो यहाँ पर रोने भी लग जाता और कह रहा था कि देखिए मैं आपको बचाने के लिए आ चुका, और तुरंत ही बिल्कुल भी वेट ना करते हुए अपनी पावर्स का यूज़ करते उस बैरियर के ऊपर उससे काफ़ी ज़ोर से हमला करता है। और शाओयान इस बैरियर को कुछ ही झटकों के अंदर तोड़ डालता है, जिससे कि आसपास यहाँ पर वो बैरियर पूरे तरीके से बिखर जाता है। और यहाँ जिन हाथों ने यहाँ पर शाओयान को इतना सब कुछ सिखाया है, अब वो हाथ यहाँ पर इतने ज़्यादा लाचार हो चुके थे कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। मास्टर याओ चैन तुरंत ही यहाँ पर अपना बैलेंस खोकर गिरने ही वाले थे, लेकिन शाओयान तुरंत ही अपने मास्टर के पास आकर उनको पकड़ता है। उसके बाद शाओयान उनका हाथ अपने शोल्डर पर रख के उनको खड़ा कर लेता है, जबकि यहाँ पर मास्टर को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन वो एक्सट्रीमली वीक हो चुके होते हैं। वो ढंग से अपने खुद के बल पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जबकि शाओयान यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है अपने मास्टर को यहाँ पर कंसोल करने की।
दूसरी तरफ डीमन एंट्स को देखते हैं। वाकई में डीमन एंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। वो चारों ही तरफ फैल के कुछ और प्रोटेक्टर्स को ख़त्म कर रही होती हैं, जबकि लिटिल जिया यहाँ पर सभी को पीट पाट के उन डीमंस के हवाले ही कर देती है। वो डीमन एंट उनका बाद में हिसाब खुद ही बराबर कर ले रही थी, जबकि यहाँ पर एक और प्रोटेक्टर उसको देख के भागता हुआ जा रहा था, लेकिन डीमन एंट्स तुरंत ही वहाँ आकर उसे भी ख़त्म कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो क्वीन एंट जो थी वो यहाँ पर मौजूद होती है और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसकी मदद कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ फैंग जूजे यहाँ पर तबाही मचा रहे होते हैं और यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर जो वो अटैक कर रहे होते हैं मूगू के ऊपर, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे थे। इवन उनकी डोमिनेंस इतनी ज़्यादा थी कि अटैक के सिर्फ पावर से ही कुछ प्रोटेक्टर्स की हालत ख़राब हो जा रही थी और फिर सभी लाइन बाय लाइन आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ यहाँ पर मौजूद होता है अपना मूगू और एल्डर किंग तियान, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपने फैंग जूजे और बाकी टीम मौजूद थी। तभी यहाँ फैंग जूजे कह रहे होते हैं कि सोल पैलेस के बास्टर्ड, मैं यहाँ पर तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लग रहा है कि अब वो समय आ चुका है, जो डेप्ट यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बाकी था सारा ही तुम्हें अब चुकाना होगा। और ये कहकर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी शो कर रहे थे, जबकि मूगू हंसने लग जाता और कह रहा था कि ओफो, बातें तो देखो ज़रा तुम्हारी। वनरेबल फेंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि यहाँ पर ये सुनने के बाद वो अभी उसकी शक्ल ही देख रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर अभी ये बंदा मूगू कहने लगा होता है कि तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि यहाँ पर सोल पैलेस का जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है जिसका नाम याओ कुई है, वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन है और इसी वजह से वो यहाँ पर मौजूद है। और तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपने इन कुछ मार्शल आर्ट फाइटर्स को लेके आके तुम हमारा कुछ बिगाड़ लोगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर फैंग जूजे थोड़े चौंक जाते हैं, जबकि वो कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था और अब मैं यहाँ पर इस चीज़ के अंदर पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करूँगा। जबकि वो यहाँ पर कुछ पान मिस्ट वगैरह को रिलीज़ करके भाग जाता है और ये सीन यहीं कट हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपने टीचर को अपने साथ देखकर शाओयान उन्हें आगे लेके जा रहा होता है और टीचर भी कह रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं इस जगह से इस तरीके से निकल पाऊंगा शाओयान। तभी शाओयान कहता है कि माफ़ करना टीचर, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आपको बचाने के लिए मेरी वजह से ही आपको सफ़र करना पड़ा है। लेकिन याओ चैन कह रहे थे कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि इस जगह के बाहर कितना बड़ा रिस्क है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। वो थोड़े क्यूरियस थे, लेकिन तभी शाओयान कह रहा होता है कि असल में बात यह है कि आपको रेस्क्यू करने के लिए मैं फैंग जूजे को लेकर आया हूँ। इसके अलावा सोर्ड एल्डर और काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर मौजूद जो हैं, तो वो यहाँ पर अपनी मदद करने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पर जैसे ही वो सोर्ड एल्डर का नाम सुनते हैं तो कह रहे थे कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो भी यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आएगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि चलो बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से निकलो। तो शाओयान सोच रहा होता है कि यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये जगह कुछ अजीब सा इल्यूजन क्रिएट कर रही थी। काफ़ी देर से ये लोग चल रहे थे लेकिन फिर वहीं उसी जगह पर आ जाते हैं। तो ये देखकर यहाँ पर मास्टर याओ चेन थोड़े घबरा जाते हैं और कह रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग मौजूद हैं सोल पैलेस के अंदर, तो फिर जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। शाओयान तुरंत ही उनकी बात मानते हुए बहुत तेज़ी से फ्लाई करता है और जैसे ही वो फ्लाई करते करते काफ़ी ज़्यादा डोर्स पूरे करके आगे आता है और फिर उसे कुछ कंफ्यूजिंग लगता है, तो फिर वो फिर वहीं आकर खड़ा हो चुका था। लेकिन वो देखता है कि अगेन वो सेंटर एरिया में ही आ चुका है। ये देखकर उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है और वो कह रहा था कि याओ चैन, वाकई में तुम्हारे डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हो गई सोल पैलेस के अंदर आकर किसी को यहाँ से रोब करने की। और शाओयान अपने सामने देखता है कि यहाँ पर गोस्ट जाय सिंह की आइज़ उसको देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी गुस्से से शाओयान की तरफ ही थी। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।